फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th आईसीएसई 12th आईएससी बोर्ड के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी हम टारगेट कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को, और सीबीएसई एनसीईआरटी कोर्स को छोड़कर हम उस बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्लास 12th की लेक्चर सीरीज चल रही है। हम स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न और उसके एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा ना भागते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है और बोर्ड में जो आ रहा है वो काम कर रहे हैं। रिवीजन के टाइम पर हम पूरा कोर्स एग्जॉस्टिवली आपको पढ़ा जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का एजेंडा है और इसे ही आज खत्म करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी टाइप की लाइंस है ना। स्पेस में कुछ लाइंस बनाई गई ऐसे ऐसे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स आपने बचपन में पढ़ी ना, कुछ वैसी ही लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो लाइनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ये काम करके आए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालिए, 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 किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालिए। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी। जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी। जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी। जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला गया, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी। जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाला गया, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी। और हमें कैसे पता चलेगा ये? अगर ऐसे कर्व्स बन गए या तुमने बना लिए, जिस कर्व के किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे कर्व्स बना पाए जिसमें जहां मर्जी वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसका मतलब इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये एरो ही है, टेंजेंट ही है। तो ये जो लाइनें तुमने बनाई हैं, दीज लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिंग करते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे कर्व्स, जिन कर्व्स के किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें। ऐसे कर्व्स कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन बच्चों लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, इमेजिनरी कर्व्स। इमेजिनरी कर्व्स क्यों? ये रियल नहीं होते? बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दिखाई नहीं देती, उस ना दिखने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चर को विजुलाइज करना कि आखिर वो कैसी है। ठीक है मतलब? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इमेजिनरी कर्व्स। आगे देखो बच्चा क्या लिखते हैं, टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ऐसे इमेजिनरी कर्व्स जिन पे अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जाए, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, कहीं और नहीं होनी। तो ये लाइनें ही बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेज बता रही हैं। अच्छा, लाइंस इमेजिनरी हैं? जी हाँ, इनका कोई रियल अस्तित्व नहीं, मनगढ़ंत कहानी।
closer the lines, stronger the field. जितनी ज्यादा लाइनें क्लोज होंगी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। कहने का तात्पर्य ये निकल कर आया कि अगर आपने यहाँ पर लाइनों को देखा ज्यादा नजदीक हैं और यहाँ लाइनें दूर दूर हो गई हैं तो इस पॉइंट पर फील्ड फीबल होगी और यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी। तो जहां पर क्लोज होंगी लाइनें हम कहेंगे ई फील्ड लाइन डेंसिटी। क्या कहेंगे? ई फील्ड लाइन डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ई फील्ड भी स्ट्रांग होगी। इस कॉन्सेप्ट के बाद अगली बात क्या आती है? इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू है कि लाइनें दूर दूर हैं तो वीक है। अगला है कि लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप्स में एग्जिस्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका लॉजिक क्या है? एज ई फील्ड is conservative in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यानी क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो देता है। अगर क्लोज पाथ में आपने इसकी लाइनें बना ली तो फिर वर्क डन जीरो नहीं आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। खैर फिलहाल ये हो गया। अगला क्या है? ई फील्ड लाइंस ओरिजिनेट। अब क्योंकि क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती कॉमन सेंस से कहीं स्टार्ट होगी और कहीं इनका एंड भी होगा। तो कहां से स्टार्ट हो रही है? ई फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी से या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास बताते हैं। और यहां पे क्या है? ई फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। क्या बात है, और बढ़िया। इतनी प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो बात बन जाएगी। मैं छोटे छोटे से एग्जांपल्स तुमको देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो इसे एरेज कर देते हैं। दीज आर नॉट आर कंसर्न। चलो जाने दो। ये खैर अपनी चीज बन गई। अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड इंफिनिटी तक जा रही है, यानी स्टार्ट कहां से हो रही? पॉजिटिव से, और जा कहां तक रही है? इंफिनिटी तक। कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन इंफिनिटी। हर दिशा में जाएगी, हर दिशा में जाएगी। सर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि दिस इज अ सेपरेट सिस्टम एंड दिस इज अ सेपरेट सिस्टम। अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। और ऐसे में नेगेटिव चार्ज में इंफिनिटी से चार्ज की तरफ फील्ड आती है। मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फील्ड दिखाई दे रही है। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी नंबर ऑफ लाइंस उतनी ज्यादा बनाई जाएंगी। तो इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पर खत्म हो रही है। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, इंफिनिटी पे खत्म हो रही है। तो ये नीचे की दो लाइनों का अर्थ है। अब आपसे ये कोई कहने लग जाए कि नहीं नहीं हमें मजा नहीं आ रहा यार, हमारे पास एक ना प्लस भी है और एक ना हमारे पास माइनस भी है, तो डाइपोल है, होगा। लाइन प्लस से निकालो माइनस में डालो, प्लस से निकालो माइनस में डालो। और सर कुछ लाइनें तो ऐसी भी होंगी
इस तरह से प्लस माइनस, और ये फील्ड लाइनों की दिशाएं होंगी। ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ पोल, वैसा ही बिहेव करते हैं। और बताइए, और देखिए प्लस और प्लस अगर साथ में आपने ले लिए क्या गोल खिलाएंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं करती वैसे ये भी इंटरसेक्ट नहीं करते। और लॉजिक क्या बताओगे? लॉजिक वही बात बताओगे कि अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, और दो डायरेक्शंस एक ही पॉइंट पर फील्ड की होना संभव नहीं है। समझे बात? इसलिए ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बन गया, ये प्लस और प्लस का सीन है। तो चलो माइनस और माइनस का सीन बनाया जाए। माइनस और माइनस में बिल्कुल यही डिजाइन रहेगा जैसा प्लस और प्लस का था। बस होगा क्या कि सारी फील्ड लाइंस माइनस चार्ज की तरफ आ रही होंगी, प्लस से लाइनें दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप माइनस की तरफ लाइंस को विचार करेंगे। तो बेसिक आइडिया ये इसका हो गया। एक वायर है, इस पर चार्ज है, लाइन सोर्स का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उससे अगर आप देखोगे तो लाइन सोर्स का इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल हुआ करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो बेटा, तो प्लस चार्ज से ऐसे बाहर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस रेडियल डायरेक्शंस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस। तो डायग्राम जो है बेसिकली समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से इस सिलेंडर के आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं। 3D में आप इसे सोचें। आपको तुरंत याद रखना चाहिए कि प्लस चार्ज से जो लाइनें जा रही हैं वो कुछ इस तरह है। तो मैं तो कुछ ही लाइनें बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इससे बहुत ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं, और क्योंकि बेवजह तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइनें सफिशिएंटली आपको सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ कि यार इसके आगे ना एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ड्रॉ सर्कल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो लॉजिकली अगर ये रेडियस r है और मैंने ऐसे ही सारी रेडियस r ही ले रखी है, ये रेडियस भी r है, ये रेडियस भी r है, और ये रेडियस भी r है, और ये रेडियस भी r है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आ रहा है। जवाब है हाँ। यानी अगर तुम इसे स्फीयर कंसीडर करो, 3D में सोचना है इसे, 2D में नहीं, है ना। इसे स्फीयर कंसीडर करो, तो स्फीयर कंसीडर करने का मतलब है कि इस स्फीयर के हर पॉइंट की दूरी बराबर, उसके सेंटर पे चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आदिकाल से कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है वो कांस्टेंट है। और अगर इस पूरे स्फीयर के सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। क्या कह रहा है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। स्फेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब है कि चार्ज को सेंटर पर रख के चारों तरफ फैल जाओगे, अगर एक स्फीयर के सरफेस पर पहुंचोगे तो हर जगह फील्ड एक जैसी पाओगे। लाइन चार्ज की सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, तो यहां भी लिख लेना चाहिए। कुछ बेसिक आइडिया है। अब फ्लक्स की तरफ चलने का समय। फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी चाहिए, एंड दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, अभी तक तो एरिया होता था, आज से एरिया वेक्टर हो गया। जवाब है एरिया अब से वेक्टर हो गया, यानी अपने एरिया नामक वस्तु जिसे हम कह रहे थे वो अब एक स्केलर नंबर ना रहकर वेक्टर हो चुका है। यानी वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो पहले का जैसा है ही, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर जिसमें भी आप ले रहे थे, परंतु अब की बार एक नई चीज जुड़ गई एरिया में, एंड दैट इज डायरेक्शन। क्या जुड़ गई बेटा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना इज नॉट एन इशू, डायरेक्शन सोचो ना, नहीं आई यार। तुम्हें सर्कल का एरिया पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर तुम स्फीयर का एरिया निकालना चाहो 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हें पता है, वो तो मैग्नीट्यूड निकालना इज नथिंग, वो तो तुम 8th क्लास से सीखते आ रहे हो। डायरेक्शन इज एवरीथिंग सोचना। 11th क्लास के वेक्टर में सिखाई गई है, पर तुमने वहां ध्यान नहीं दिया कि एरिया वेक्टर होता है। एरिया निकाला जाता है बेटा सरफेस का, बल्क का एरिया नहीं होता है, सरफेस का एरिया होता है। तो सरफेस के क्लासिफिकेशंस करोगे तो सरफेस के घर में 2 बच्चे मिलेंगे। पहला बच्चा कहलाएगा ओपन सरफेस और दूसरा कहलाएगा क्लोज सरफेस। ये ओपन और क्लोज का क्या तस्करा है, क्या चीज है, तो थोड़ी थोड़ी सी बातें सोच लीजिएगा। सबसे पहली बात तो विचार करो तो लिखोगे ऑल 2D सर्फेसेस, जितनी भी 2D सर्फेसेस हैं। ये 2D सर्फेस का क्या मतलब होता है? फ्लैट सर्फेसेस, सर्कल है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, 2 डायमेंशनल चपटी सर्फेसेस। और इसके बाद दूसरी कौन सी है? ओपन 3D सर्फेसेस। क्लोज में क्या है? क्लोज्ड 3D सर्फेसेस। जब तक ये 2D सर्फेसेस था तब तक तो बुद्धि में बात घुस रही थी कि 2D हो गया तो दूसरे में 3D होना चाहिए, पर 3D में फिर से ओपन क्लोज आ गया, तो राज कहां उठा इस क्लोज सरफेस ओपन सरफेस से? तो बताते हैं। आप एक बॉटल ले लीजिए, जैसे ये बॉटल है, आपने बॉटल ले ली, इस बॉटल के कैप को खोल दीजिए और अब इसमें एक चीटा डाल दीजिए, उससे कहिए बाहर आ जाओ, क्या वो आ जाएगा? जवाब है हाँ। इस बॉटल को बंद कर दीजिए, क्या वो बाहर आ पाएगा? नहीं। ये 3D सर्फेस है, इस 3D सर्फेस में अगर एक क्लोज हो गया, अंदर से बाहर आने का रास्ता नहीं और बाहर से अंदर जाने का रास्ता नहीं, तो ये क्लोज हो गया। और कोई एक जगह पे ओपनिंग है जहां आप इस सरफेस के एनक्लोजर के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, ये ओपन सरफेस है। तो ध्यान रखें, ओपन सरफेस का मतलब है वो सरफेसेस जिसमें एनक्लोजर के अंदर जाना और बाहर जाना अलाउड है, और क्लोज सरफेस वो है जिसमें बाहर से अंदर नहीं जा सकते और अंदर से बाहर नहीं जा सकते। बंद डब्बा क्लोज सरफेस है, खुला हुआ डब्बा ओपन सरफेस है, और फ्लैट सरफेस तो है ही ओपन। अच्छा है,
कुछ और बातें इसमें? कुछ नहीं, जो है बस इतना ही है। इसमें एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन लेते हैं? कहते हैं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जो भी आपको सरफेस दी गई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर मानना है। मानकर बताइए जरा। देखिए, मैं एक रेक्टेंगुलर सरफेस का एग्जांपल तुम्हारे सामने ले रहा हूं। तो इसमें जो एरिया वेक्टर है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस लाइक दिस, और मैं यहाँ परपेंडिकुलर इस तरह से शो कर देता हूँ। तो क्या ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है? जवाब है हाँ। एरिया का मैग्नीट्यूड उतना ही, डायरेक्शन उतना ही, डायरेक्शन ये जो बताई। तो देखो, एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर एक बात बताइए, सारी बदतमीजियों तक ठीक था, पर इस सरफेस में ऐसा एरिया वेक्टर जो कि नीचे की तरफ आ रहा हो, इसमें क्या बुराई है? तो कोई बुराई नहीं है। चाहे पहला वाला मानो और चाहे दूसरा वाला मानो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो पहले वाले को एरिया वेक्टर बना लो और चाहे दूसरे वाले को एरिया वेक्टर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे हैं, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम बदलते रहे, एक्सचेंज करते रहे, कभी ये मान ले कभी ये मान ले, ये अलाउड नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए, स्टिक टू इट कि साला यही है, कोई दिक्कत नहीं, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, एकदम परफेक्ट, पॉजिटिव मान लीजिए इसे। बट इफ यू हैव कंसीडर्ड दिस टू बी पॉजिटिव, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। एंड इफ यू कंसीडर दिस टू बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन असाइन करनी पड़ेगी एरिया वेक्टर के साथ। मान आप किसी भी एक को सकते हैं एट अ टाइम। समझे मेरी बात? हाँ सर समझे। 3D सरफेसेस में आई है, इसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल के आसान से मतलब है? नहीं यार, मैथ वाले बच्चे तुम लोग जानते हो कि नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर से। सर ऊपर भी तो परपेंडिकुलर ही था। हाँ, लेकिन ऊपर इनवर्ड और आउटवर्ड का कोई बात नहीं थी, यहाँ आउटवर्ड की बात है। आउटवर्ड से क्या मतलब है भाई? क्लोज सरफेस तो क्लोजर होगा ना, उसमें अंदर की तरफ एरो नहीं बनाना है। एरो कहाँ बनाना है? बाहर की तरफ। जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, टेक अ स्फीयर। एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? बाहर की तरफ नॉर्मल। 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 एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? बाहर की तरफ नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल देखो, ऊपर वाली सरफेस से इधर बाहर, इधर वाली सरफेस से इधर बाहर, राइट वाली सरफेस से राइट में बाहर, नीचे वाली सरफेस से नीचे बाहर, अंदर वाली सरफेस के अंदर और बाहर वाली सरफेस के बाहर। ये आउटवर्ड नॉर्मल है। मेरे हिसाब से कोई चमत्कार वाली बात नहीं। अब डील करते हैं कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स नाम के कॉन्सेप्ट, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम के कॉन्सेप्ट से। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जानो, इंपॉर्टेंट बात है।
एस्टिमेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मल टू इट। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं, यानी कितनी लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती हैं, अगर इसका एस्टिमेट लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए, तो वो अमाउंट ये बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सरफेस के आर पार जा रही है, और उस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फील्ड लाइंस ले रहे हैं, वो फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है कि हम ये कंसीडर करें कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर को रेस पास नहीं कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, तो उन्हें फ्लक्स में काउंट नहीं करते। अच्छा सा, बहुत बढ़िया, मजा आया। आगे देखो, आगे देखो। मान लो कि ये एक सरफेस है, मैं तो कहता हूं एक छोटी सी सरफेस है। कितनी छोटी सरफेस है? इतनी छोटी सरफेस है। इसका एरिया वेक्टर कहां है? सर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ऐसे होगा एरिया वेक्टर। ओहो, डीए वेक्टर। मैं वेक्टर से बातें कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? सर ऐसे होगी, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कैसे पता इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है? अबे कहीं भी हो सकती है भाई, तो किसी एक जगह तो माननी है, तो यहां मान ली, उसका एंगल बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगी, लेट इट बी दिस, काम खत्म। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा बराबर क्या? एंगल। एंगल तो है किनके बीच का? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड क्योंकि मैंने डीए से डिफाइन किया है तो डीए वेक्टर। अच्छा, तो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, सबस्क्रिप्ट में ये लिखा है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक को शो कर रहा है। उसका मतलब है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, डॉट डीए एरिया कितना है। डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड में लिख लो, E into dA into cos theta. And what is theta? Angle between electric field and area vector. ये क्या बात, और बढ़िया। परिभाषाओं से यूनिट्स पे आइए। न्यूटन पर कूलम, और यहां आ गया मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां आ गया मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो यहां पर बन गया वोल्ट इनटू मीटर, ये फ्लक्स की यूनिट होगी। तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर ये बना लो, और चाहो तो वोल्ट इनटू मीटर बना लो, तो एक ही बात है। अच्छा साहब, सुंदर तो बहुत नहीं लगा, लेकिन ठीक ठीक ही है। ठीक क्या है? अच्छा, इसकी यूनिट्स वगैरह याद रहनी चाहिए भैया, क्योंकि पेपर में आ जाती है, फिर तुम कहोगे कि बताया नहीं था, तो याद रखना, खाली नहीं छोड़ना इसे। जो सेकंड पार्ट है ना, फ्लक्स वाला और गॉस लॉ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो गॉस लॉ से आएंगे, तो बड़ी खतरनाक है थ्योरम है। अच्छा साहब, तो समझ में आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सरफेस छोटी नहीं थी, पूरी सरफेस थी, तो फिर क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। ई डॉट डी ए का ये हो गया। ये तब के लिए जब फील्ड इज वेरिएबल। बाय इंटीग्रेशन तो वेरिएबल फील्ड के लिए करते हैं, तो याद रख लो। यहां क्या कहो? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, लगातार कांस्टेंट है, स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो भी आदमी कांस्टेंट है, वो इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और डीए का इंटीग्रेशन, अबे डीए मतलब छोटा एरिया, इंटीग्रेशन मतलब पूरे का एरिया, तो बेसिकली ए बन गया। एंड दिस इज नाउ टेकिंग द शेप ऑफ दिस फॉर्मूला नाउ, ई डॉट ए। और दुनिया वाले कहेंगे ई डॉट ए क्या होता है, तो हम कहेंगे कुछ नहीं होता सर, ई ए कॉस थीटा होता है। तो यानी ई ए कॉस थीटा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन तब
जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड i j k कैप में है तो वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तब है जब i में x लगा हो, y में j में y लगा हो और k में z लगा हो, यानी कि अगर वेरिएबल आया तो वो वेरिएबल है। i j k कैप का मतलब क्या, तो डायरेक्शंस हैं। अगर लिखा 2i कैप 3j कैप 4k कैप तो सब तो साला कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अच्छा, तो छोटा करो इसको, आप करें। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है यार। देखो, कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और एरिया वेक्टर बोला जा रहा है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो अब इसको ना बता पाओ तो बड़ी प्रॉब्लम। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है। सर अभी अभी आपने बताया था i j के कैप से मतलब नहीं है, i वाला भी कांस्टेंट है, j वाला भी कांस्टेंट है और k वाला भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब E डॉट A वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन हमारे किसी काम का नहीं है। यानी कि अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो तुम क्या कहोगे, E डॉट A, यानी कि लिखा गया ब्रैकेट में लिखना बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, डॉट लगा लो, एरिया वेक्टर डालो। यहाँ पे क्या आ रहा है बहुत ध्यान से देखो, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट है सर, कैसे करते हैं? अरे बड़ा आसान है बंधु, i से i का, j से j का, k से k का, बाकी सब जीरो। तो आइए साहब, i का i से 1, 2 4 जा 8 प्लस j से j का 1, 4 4 जा 16, 10 टाइम 3 और 4 12, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 12 8 20 और ये आंसर आया 36 वोल्ट इनटू मीटर। ये आंसर अगर सब कुछ ऐसा ही था, ऑल दो ऐसा ही है लेके चलना है, तो एक तो ये तरीका है इसको करने का। और भी कोई सवाल होते हैं? बहुत सारे होते हैं यार, आओ खेलो इन सवालों में। क्या कह रहा है सवाल? ये सवाल कुछ ऐसी भी भाषाएं बोलेगा। कह रहा है कि ये एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। जिस डिस्क का रेडियस कितना है? r, और यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे 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 ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने जानबूझ के कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अच्छा, तो जो ये सरफेस से एंगल बन रहा है ये दिया गया 53 डिग्री, तो बताओ कि फ्लक्स कितना है? तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आएगा सर फ्लक्स का मतलब होता है E इंटू A इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दी है, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और कॉस में जब तुम थीटा लिखोगे तो लिख दोगे थीटा 53 और यही तुम्हारा आंसर है। और जैसे ही तुम ये बात लिखते हो तो ये गड़बड़ हो जाता है, सारी गंदगी यहाँ है। आप देखिएगा आपने एंगल कहाँ से लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल ले लिया आपने, जबकि जो फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको उस फॉर्मूले में यहाँ पाइए, फॉर्मूले में जो फ्लक्स में cos थीटा है वो थीटा किसके बीच का है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, सरफेस से एंगल नहीं है। तो अगले सवाल पे आ जाइए, एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? एरिया वेक्टर बनाते हैं सरफेस से परपेंडिकुलर। साहब सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे मिलेगा, तो लॉजिकली ये वो एंगल है जिसे हम थीटा बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से 53 को 90 से माइनस कर दोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 37। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने जाओगे तो आप लिखोगे E इंटू A इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया पाई आर स्क्वायर है और कॉस 53 नहीं 37, एंड दिस इज द वेरी मच करेक्ट आंसर। ये अब साहब ये आपको पता चल गया क्या आंसर है?
दिल खुश हो गया। अगला आइए, ये जिस स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हैं उसी स्क्रीन के प्लेन पर ये डिस्क रखी हुई है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। सर या तो आप टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अंदाजा ही नहीं है। अरे यार बताओ कि क्या हुआ। बिना कुछ सोचे समझदार बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जीरो बोलेगा, क्योंकि जब तुम इस डिस्क को देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। बाहर मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, तो ये है सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। मैंने कहा ना ये डिस्क है, तो आप यहाँ पे चाहो तो डिस्क लिख लो, ये सरफेस से परपेंडिकुलर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी प्लेन पर है, सरफेस पर है, तो इन दोनों के बीच में देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा बराबर 0 है, यानी कि हमारा फ्लक्स भी 0 है। ये बेसिकली फ्लक्स ये बताना चाहता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी किसी सरफेस से आर पार हो रही है, किसी सरफेस के थ्रू जा रही है, यानी कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एनर्जी अपने थ्रू आर पार होने दे रहा है, कितनी एनर्जी वो सफर कर रहा है, बेयर कर रहा है और कंज्यूम भी उसे कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे और डिटेल में बेटा करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। साउथ सिटी पीसीएमबी को अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस की स्ट्रिक्ट तैयारी करा रहा है। जो पूछा जाएगा एग्जैक्ट वही पढ़ाया जाएगा, वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। जो पढ़ा रहे हैं एग्जैक्ट पेपर में वैसा आएगा, इसके आए भाषाएं कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सोच समझ के बहुत कन्फाइंड जोन में हमें तैयारी करनी होती है। साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करिए और बोर्ड एग्जामिनेशंस की कम समय में एफिशिएंट तैयारी करिए, जहां मैक्सिमम मार्क्स जितने आप फेच कर सकते हैं उससे ज्यादा फेच हो जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, जहां इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी वेरी ग्रेट और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करते रहिए, बड़े काम की चीज है। और क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की कंफाइंड तैयारी करा रहा है, बहुत लिमिटेड और बहुत अच्छी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।